स्कूल को बुलंदियों पर बनाए रखने के साथ साथ अपने संभाषणों द्वारा बच्चों व अभिभावकों को विश्व शांति, विश्व एकता व प्रेम की भावना से प्रेरित करते रहते हैं। उनके विचारों को उनके द्वारा रचित पुस्तकों के माध्यम से भी ग्रहण करने हेतु स्वयं पढ़ें व अपने बच्चों को भी प्रेरित करें। सरल शब्दों में गठी किंतु गूढ़ विचारों से ओतप्रोत यह सभी पुस्तकें विश्व परिवार हमारा है, शिक्षा परमो धर्म, चिंतन, वसुधा एक कुटुंब, आत्मा का परमात्मा से मिलन तथा समाधान, डीटी बुक्स इंटरनेशनल D18 मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली 15 द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के महासचिव प्रकाश पंत जी, जिनसे हम बात करेंगे कांग्रेस सरकारों के कार्यकालों पर, साथ ही बात करेंगे भाजपा की राजनीति पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्राइम पर। आखिर क्या कारण है कि उत्तराखंड का कोई भी इशू आता है उस पर उत्तराखंड की टीम से पहले भाजपा की केंद्रीय टीम इंटरफियर करती है और स्टेटमेंट देती है? इसका क्या कारण माना जाए? देखिए, जो अभी मौजूदा ताजा तरीन प्रकरण है और इस प्रकरण पर केंद्र का हस्तक्षेप इस कारण हुआ क्योंकि इसकी जो सीडी रिलीज हुई थी वो दिल्ली में हुई, और दिल्ली में सीडी रिलीज होने के पश्चात हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने निर्मला जी ने उन्होंने इस विषय को रखा और भारतीय जनता पार्टी की मांग के संबंध में अवगत कराया। क्योंकि ये प्रकरण अगर सीडी देहरादून में रिलीज होती तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन उस विषय को रखता। क्योंकि सीडी दिल्ली में हुई है, इसलिए दिल्ली की तरफ से ये विषय उठाया। ये कारण तो नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय संगठन ये मानता हो कि उत्तराखंड का संगठन इतना मजबूत नहीं है कि उस मजबूती से यहाँ उठा सके मुद्दे को? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। इसमें पूरी तरह से हमारा राज्य का संगठन मजबूती से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, और विशेष तौर पर जिन विषयों को लेकर के समय समय पर हमको भूमिका अपनी तय करनी होती है वो हम करते हैं। भले ही वो सड़क पर आंदोलन करना हो या आपके विधानसभा के अंदर हमने प्रखरता से अपनी बात रखनी हो या माननीय न्यायालय की शरण में जाना हो, हम लोग मिल बैठ करके विषय तय करते हैं और उसको प्रखरता से। पिछले काफी दिनों से देखने को आया है कि राज्य की जो भी मुद्दे हुए उठाते तो है भाजपा के नेता भी उठाते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी उठाते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी उठाते हैं, महामंत्री जी आप भी उठाते हैं, लेकिन उस मुद्दे को लेकर आप ज्यादा दूर चल नहीं पाते। चाहे वो आपदा का मामला हो या आबकारी का मामला, हमें संज्ञान में है कि आप 6 महीने पहले भी उठाए थे, लेकिन आप उस मुद्दे को ज्यादा दूर लेके नहीं चल पाए। आखिर क्या ऐसा कारण है कि आप मुद्दे को परिणाम तक नहीं ले जा पा रहे हैं? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी और जिस तरह के इनका सर्कल विकसित हुआ और उस सर्किल के विकास के साथ जो बातें सामने में आने लगी, उससे बहुत एक राज्य के आर्थिक स्थिति पर संकट के बादल गहराने लग गए थे। और उस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुखरता से इस विषय को उठाया था और इस आबकारी की जो आमूलचूल ये नीति में परिवर्तन करने जा रहे थे उसको प्रमुखता से उठाया था। और आपके संज्ञान में होगा कि FL2 के बारे में लगातार सड़क से लेकर के विधानसभा तक हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने इस विषय को रखा था। और उसका परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस बैकफुट पर आई और हमारी प्रखरता के कारण ही कांग्रेस के मंत्रिपरिषद के अंदर विभेद पैदा हुआ। और वो विभेद इस तरह का पैदा हुआ कि सरकार चाह करके भी उस नीति को 2014 में नहीं संशोधित करने पाई। और 2014 में वो बैकडोर से जहां एक व्यक्ति विशेष को ला रहे थे, एक सिंडिकेट को ला रहे थे, लेकिन उसी का तो रास्ता निकाल लिया। जब उन्होंने एक सिंडिकेट को, एक आदमी को बैकडोर से लाने का रास्ता नहीं निकाल पाए तो उन्होंने बनाया आबकारी नीति, उसमें तो वही चीज किया ना उन्होंने, जिस चीज को आप लोग रोक रहे थे, फिर उन्होंने अंदर उसमें कर दिया। देखिए, ये तो वो कहावत चरित्रार्थ हुई है यहाँ पर कि जिसमें कहा गया कि चोर चोरी से तो बाज आ जाएगा लेकिन सीना चोरी से नहीं आएगा। और यही वजह थी जिसके चलते हुए उन्होंने पिछला दरवाजा खोला और उस पिछले दरवाजे में उन्होंने
बोतल का साइज और शेप बदल दिया, लेकिन उसके अंदर शराब वही डाली, जो जिसके तहत ये सारा प्रकरण हुआ। और वो ये समझ रहे थे कि किसी की जानकारी में नहीं होगा। और जिस दिन शासनादेश हुआ 22 अप्रैल 2015 को, हमने उसी दिन कह दिया था कि ये शासनादेश पिछले दरवाजे को खोलने के लिए कर दिया गया, और उसको प्रमुखता से हमने विषय को उठाया था। और ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, ये संपूर्ण घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, और इस स्टिंग ऑपरेशन से कई चीजें जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी वो आज साफ हो गया, आईने की तरह से साफ हो गया। प्रकाश पंत को तो शासनादेश की भी जानकारी है, प्रकाश पंत को तो सारी नीतियां पता है, आबकारी नीति आती है, आबकारी नीति में मंडी समिति को दिया जाता है। इस बात को प्रकाश पंत उठाते हैं, लेकिन भाजपा क्यों नहीं उठा पा रही? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी इस चीज को नहीं छू पाए। ये माना जाए कि पूरा ज्ञान भाजपा की पूरी टीम, उत्तराखंड की टीम नहीं रख पा रही है? नहीं, ऐसा विषय नहीं है। सब अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं। ये समय समय की बात है कि किसी को अवसर मिल जाता है, मुझे जब जब अवसर मिलता है मैं उस अवसर का लाभ उठाता हूँ। और आज ऐसी नीति कभी उत्तराखंड में या दूसरे राज्यों में आई है जो इन्होंने अभी उत्तराखंड कांग्रेस सरकार ने बनाई है? ऐसी नीति कभी आई है किसी मंडी परिषद को या किसी समिति को, किसी निगम को ऐसा दिया गया? हमारी समझ से उत्तराखंड में पहले आपने कुमाऊं गढ़वाल मंडल को तो दिया था, लेकिन इस तरह का तो हमारी समझ से किसी मंडी परिषद जिसका काम ही अनाज का काम हो उसको दिया जाए, कहाँ तक सही है और कभी ऐसा हुआ है? देखिए, अविभाजित उत्तर प्रदेश के कालखंड में मुझे ध्यान में आ रहा है कि वो चीनी निगमों को दिया गया था, और उस चीनी निगम का तो संबंधित है ना, चीनी का तो सीधा से मतलब है, इसलिए चीनी एक बार माना जा सकता है। ये अपनी तरह का पहला उदाहरण दिखेगा जिसमें अनाज बेचने वाले को शराब बेचने का काम में लगा दिया जाए, और जिसका काम खेती के किसानों की रखवाली करने का है, उनको उचित मूल्य दिलाने के जाने का है, वो शराब बेचने में लगा दिया जाए। ये अपनी तरह का यूनिक प्रकरण है। और जहां तक कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगमों को जो 2001 में हमारी सरकार के समय में दिया गया था, उसके पीछे मूल भाव ये था कि हम उन निगमों को मजबूत करना चाहते हैं जो पर्यटन का व्यवसाय कर रहे हैं और जो पर्यटन के क्षेत्र में आगे, पर्यटन के साथ भी आबकारी का कार्य जुड़ा रहता है। लेकिन यहाँ तो ये बिल्कुल अलग तरह का प्रकरण हो गया, और इस प्रकरण में पिछले दरवाजा खोला गया जिसमें मंडी परिषद का तो केवल नाम होगा, और उसके साथ उस शराब को बेचने वाला वो सिंडिकेट होगा जिसकी दलाली और जिसकी लेन देन की बात इस सीडी में निकल गई। मतलब ये माना जाए कि राज्य में कोई जो शराबी है या जो शराब पीने वाला है वो अपने मन से शराब नहीं पी पाएगा, जो शराब सरकार चाहेगी उसी को पीना पड़ेगा। सरकार नहीं, वो सिंडिकेट जो सरकार, सिंडिकेट तो सरकार ही ला रही है ना, सरकार ला रही है, और सरकार को वो सिंडिकेट घुमा रहा है। अब सरकार खुद अपने निर्णय थोड़ी कर रहा है, अब तो सरकार को के निर्णय सिंडिकेट करवा रहा है, सिंडिकेट नीतियां बदलवा दे रहा है, और सिंडिकेट ही आबकारी नीतियों पर हावी हो चुका है। जहां तक हमें याद है कि 2007 से 2012 में जब आपकी सरकार थी, आप पे भी आरोप लगा था, आप भी अंतिम समय में आबकारी मंत्री थे, लेकिन आपके मंत्री बनने के पहले ही आरोप कि एक देश के बहुत बड़ा घराना है शराब का, उसको भी इस राज्य में घुसने का मौका दिया जा रहा था। तो उस नीति में इस नीति में क्या अंतर माना जाए? देखिए, जो शराब का कार्य है, जो अपनी डिस्टिलरी फैक्ट्रियां हैं, जो भी शराब का उत्पादन करते हैं, उनको ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाएं। सरकार उससे जो लाइसेंसिंग फीस है, जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, उसको अपनाए। यहाँ तो हमने जो अधिकार, उसका मूल अधिकार है व्यवसायी का, कि उसको व्यवसाय करने की आपको अवसर देना पड़ेगा। आप समानता के अवसर को कैसे रोक लेंगे? आपने जो आबकारी नियमों के तहत जो प्रतिबंधित कर दे कि आप किसी व्यक्ति विशेष को ही ये कार्य देंगे, और FL2 जो थोक का लाइसेंस है, वो थोक का लाइसेंस किसी एक ही व्यक्ति के पास एकाधिकार में रहेगा, तो ये संविधान के जो समता का अधिकार है उसके भी विपरीत है। 2 दिन पहले सीडी प्रकरण होता है, एक स्टिंग ऑपरेशन मार्केट में आता है, सीडी बांटी जाती है, उसमें भाजपा कूद के आ जाती है कि ये सीडी प्रकरण को कैश करने के लिए। तो ये माना जाए कि मुद्दे की तलाश में है भाजपा आज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश हुआ है एक पहरेदार की भूमिका का। जो भी विषय ऐसा निकल करके आएगा, जिस विषय पर हमको लगेगा कि इस राज्य की रक्षा होनी चाहिए, इस राज्य के नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, इस राज्य के नागरिकों के हितों का संरक्षण होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मुखर रूप से उस विषय को उठाएगी। उत्तराखंड भाजपा का बीच में कूदना या मुद्दे को तूल देना समझ में आता है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दिल्ली में सीडी बांटी जाती है, उसमें बताया जाता है कि उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के नौकरशाह ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उत्तराखंड का भाजपा चलता है, जो केंद्र की भाजपा संगठन है, पूरी तरह से इस मुद्दे को लपक लेती है। ये माना जाए कि आपस में सामंजस्य नहीं है, या ये माना जाए कि उनको उत्तराखंड
के जो संगठन है भाजपा का, उसमें विश्वास नहीं रह गया कि मुद्दे को मुकाम तक पहुंचाएंगे? नहीं, ऐसा विषय नहीं है। विषय यह है कि लोकसभा के अंदर जिस तरह से कांग्रेस विषय रख रही थी और उस कांग्रेस के विषय रखने का सीधा तात्पर्य यही था कि उनके दामन पूरी तरह से पाक साफ है। और जब ये सीडी निकल करके आई तो सामान्य तौर पर हमारे मंत्रियों ने उस विषय को प्रेस को बता दिया कि भाई ये जो शीशे जो पत्थर फेंक रहे हैं इनके घर शीशे के हैं, और वो चकनाचूर हो गया ये जब सीडी निकल करके आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख विषय को हम शुरू से डे वन से हम उठा रहे थे, इसलिए हमने पकड़ा। सीडी प्रकरण पे कल भी आपने बड़ा अच्छा डिस्कस किया, लोगों को बताया। आप कैसे देखते हो सीडी प्रकरण को? देखिए, ये सीधा और सरल तरीके से अगर हम कहें तो उस आबकारी नियम के तहत, आबकारी जो नीति है उसके धारा 2 के तहत जो प्रावधान किया गया, उस धारा 4 के तहत जो प्रावधान किया गया, उस प्रावधान में जो रास्ता खोल दिया, उस रास्ते की इनिशिएशन था कि मुझे ये ठेका मिले। अगर वो यही वार्तालाप से लब निकल करके आ रहा है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो चौथे तल में 30 लोगों की जो टीम है जो दलाली का काम कर रही है, उस टीम के लोगों का नाम निकल करके आ रहा है। मतलब 30 मुख्यमंत्री की टीम में 300 दलाली कर रहे हैं, आपका कहना है? 30 लोग जो चौथे तल पर बैठे हैं उनका काम इस राज्य की को चारागाह बना करके उस पर दलाली करने का है। वो भले का काम हो, भले ही ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो, भले ही वो आबकारी नीति से संबंधित हो, और भले ही इस राज्य की जो बेशकीमती जमीनें हैं उनकी खरीद फरोख्त। आप सत्ता में रहे हैं, आपने भी बड़े नजदीक से मुख्यमंत्री के कार्य को भी देखा है। पहले भी खंडूरी जी के मुख्यमंत्री के भी एक सचिव होते थे, उनके भी यह लगता था। तो उस समय तो कांग्रेस जब कहती थी तो आप विरोध करते थे, जब आप आज कह रहे हैं तो कांग्रेस कैसे उसको मान जाए? कांग्रेस तो इसको कहेगी नहीं कि आप उसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध इतना अधिक किया कि उन्होंने विधानसभा के बाहर सारंगी लेकर के बैठ गए थे, आपको याद होगी। और जबकि उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं थी। अगर सच्चाई होती, 4 साल कांग्रेस के कार्यकाल हो गया, अभी तक तो इन्होंने जेल डाल दिए होते लोग। इन्होंने कहा त्रिपाठी जांच आयोग बनेगा, इन्होंने कहा कुंभ में घोटाला हो गया, इन्होंने कहा आज इसमें घोटाला हो गया, कई तरह के विषय निकाल करके लाए। और उसके बाद 4 साल के व्यतीत होने के बाद त्रिपाठी जांच आयोग की रिपोर्ट आखिर गई कहां? वो दीमक खा रही है क्या उस रिपोर्ट को, जिसपे आपने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जांच के नाम पर? उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? आपने लोकायुक्त के उस कानून को ठंडे बस्ते पर क्यों डाल दिया? लोकायुक्त के गठन की प्रक्रिया को क्यों ठंडे बस्ते पर डाल दिया? अगर लोकायुक्त होता तो एक एक विषय की जांच होती। एक सामान्य आदमी भी एक एप्लीकेशन लिख करके जांच करा सकता था। लोक सेवक को जेल के अंदर डालने का रास्ता निकाल। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि यहाँ पे चाहे भाजपा हो चाहे सरकार हो, उत्तराखंड में जो अधिकारी हैं वो तो वहाँ डिपोटेशन बाहर चले जा रहे हैं, बाहर के लोगों को आप यहाँ लेके आ रहे हैं। तो जो बाहर के लोगों को आप यहाँ लेके आ रहे हैं और यहाँ के लोग को बाहर जा रहे हैं, तो कोई ऐसी पॉलिसी आप नहीं बना रहे हैं कि जिससे जो यहाँ के IAS या PCS अधिकारी हैं वापस उत्तराखंड में आके काम करें। और जो माहौल यहाँ पे बनता है, पॉलिटिकल माहौल, छोटे से इशू खींच दिया जाता है, आपको लगता नहीं कि कुछ समय बाद यहाँ पे दूसरे IAS और PCS अधिकारी आने में डरेंगे? देखिए, सच्चाई यह है कि यहाँ वो परिस्थितियां अब बन नहीं रही हैं। जो अंधार अधिकारी हैं उनके लिए अवसर ही नहीं है काम करने का। और अच्छे ईमानदार अधिकारी अगर उनके लिए अवसर नहीं होगा तो वो, चूंकि केंद्रीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के, तो वो केंद्र में डेपुटेशन पर चले जाएंगे या अन्य राज्यों में जहां स्थिति बनेगी। और बाहर के राज्यों से आने वाले लोग वो यह समझ करके आ रहे हैं कि ये तो चरागाह है, इसमें से हम जितनी अकूत संपदा लूट सकें लूटें। और वो तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, सुबह पहली गाड़ी से वापस चले जाएंगे। अब ये मोहम्मद क्या है साहब, ये तो जाएंगे वापस, लेकिन ये तो ले गए। आपने तो एक माहौल बना रखा है ना कि कोई भी अधिकारी आता है उसको तो रिटायरमेंट के बाद भी आप सम्मान दे रहे हैं, पद दे रहे हैं, सारी सुख सुविधा दे रहे हैं, तो अधिकारी क्यों वापस जाएगा? साधारण सी बात है कि वो भाजपा से भी उम्मीद करता है, कांग्रेस से भी उम्मीद करता है, और नेताओं को कुछ कमजोरियां पकड़ लेता है, उसके हिसाब से काम करता है। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के रेस्पॉन्स से चर्चा जारी रहेगी। साधना प्राइम पर खासतौर से जो प्रोग्राम देखते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे सीडी प्रकरण पे, भाजपा संगठन की बात करते हैं। पहले हमने देखा कि यहाँ पे 3 ध्रुव हुआ करते थे, कोश्यारी जी, खंडूरी जी, निशंक जी। इनके आसपास भाजपा घूमती रहती थी। एक नया ध्रुव और घुस गया है सतपाल महाराज का। पूरे गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में आज ये चर्चा है कि सतपाल महाराज को भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है। तो आपको लगता नहीं कि बाहर से जिसको आप लाए हैं
वह इस राज्य में जिसकी मानसिकता और जिसकी पृष्ठभूमि भाजपा की ना हो, वह भाजपा के लिए कितना काम करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है। ये केवल सामान्य राजनीतिक पार्टी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पंच निष्ठाओं पर चलने वाली पार्टी है। इस देश के अंदर 125 करोड़ में से जो भी व्यक्ति भाजपा की उन पंचनिष्ठाओं को स्वीकार करता है, आत्मसात करता है, वो हमारा सहोदर भाई है और इसके चलते हुए हम स्वागत करते हैं। और इसीलिए आज इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड भाजपा में 15 लाख सदस्य हो चुके हैं, जबकि हमको मत मिला था 2012 में 14 लाख। तो इस तरह से कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। ये कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ता आधारित दल होने के नाते कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जाती है। जहां तक ध्रुवों की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोई ध्रुव नहीं है। पंच निष्ठाओं पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का ही एकमात्र ध्रुव है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी। प्रकाश पंत अच्छे वक्ता हैं, वो बात को संभालेंगे और बात को सफाई भी देंगे। 2014 के पहले हम लोग भी नहीं देखते थे कि कोई कांग्रेस का नेता आके सांसदीय का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, मंत्री बन जाए। आज तो केंद्र में भी देखने को मिल रहा है कि दूसरी जगह से आए सांसद बने, मंत्री बन गए हैं। और उनका अगर भाजपा का पृष्ठभूमि नहीं है तो आपके मतों में और उनके मतों में मतभेद नहीं लगेगा। चलिए, मनभेद नहीं हो सकता क्योंकि मिल गए हैं, उनको तो आपके साथ काम करना है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये तैयार किया कि हम एक बड़े राजनीतिक दल हैं और पूरे विश्व में इस समय सबसे बड़ा दल हम बन चुके हैं। और इसके चलते ये तो आप कहते हैं ना कि सबसे बड़ा बन चुके हैं। हाँ, नहीं, अब जब SMS चला के आप मिस कॉल देते हैं और आप मान लेते हैं कि वो आपका सदस्य बन गया, नहीं तो उसका वेरिफिकेशन हो रहा है ना। अभी बात क्लियर है, नहीं चल रहा है वेरिफिकेशन और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 5-7% आप प्लस माइनस भी मानिए तो भी हम 12 करोड़ से ऊपर हमारी संख्या इस समय है। इतना बड़ा दल होने के नाते हमने ये तय किया कि 20% ऐसे जो भाजपा की पंचनिष्ठा मानते हैं लेकिन बाहर से आए हैं और उनको अवसर दे दिया जाए जो जीत सकते हैं। 80% जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो इन 20% को ठीक कर देंगे, संस्कारित कर देंगे। तो इसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं था। वो 20% आए हैं। आप देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया हो, कोई विरोध में बात नहीं कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के पंचनिष्ठाओं के सिद्धांत के आधार पर ही काम। भाजपा कल्चर का तो नहीं है ना। जो भाजपा का कल्चर है, जो हमें मालूम है, RSS के लोग पहले भाजपा में आते थे, शाखा लगाते थे, हाफ पैंट पहनते थे, वंदे मातरम करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे। ये कल्चर तो नहीं मिलेगा ना आपको। कल्चर मिलेगा ना। 80% 20% को ठीक कर लेंगे, उनको संस्कारित। आपको इतना विश्वास है सतपाल महाराज को, आप भाजपा के पानी में आ गए ना। सतपाल महाराज जी जहाँ जो संस्कृति से आए थे, जिस तरह की संस्कृति से आए थे, जिस तरह के अभिजात्य वर्ग से आए थे, वो आज सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से हमारी बैठकों में बैठ रहे हैं। तो इससे बड़ा परिवर्तन क्या बैठक में ये प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उनकी पत्नी कांग्रेस की विधायक है, उन्हें भी भाजपा में आना चाहिए? अब वो मुट्ठी थोड़ी देर बंद रहने दीजिए, वो लिफाफा बंद है। सुनने में तो इतना आ रहा है कि रामनगर से चुनाव कांग्रेस ही लड़ेंगे। देखिए, अब वो क्योंकि स्वतंत्र हैं, पति कहीं रहता है, पत्नी कहीं रहती है। ये तो राजनीतिक छोटा राज्य है ना, यहाँ पे तो ये राजनीतिक। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश का तो राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं चलेगी। यहाँ तो सीधी सी बात है, यहाँ तो बड़े हर आदमी, यहाँ पे प्रकाश पंत को कांग्रेस के नाम पे वोट नहीं मिलता, प्रकाश पंत को प्रकाश पंत के नाम पे भी वोट मिलता है। तो आदमी ये तो देखेगा कि महाराज भाजपा में और पत्नी कांग्रेस में। थोड़ा समय बचा है, अब 1 साल का वक्त रहा है, धीरे धीरे देखिए क्या स्थिति रहती है। वैसे वो उनकी स्वेच्छा है, वो कांग्रेस में बने रहना चाहती हैं, कांग्रेस में बने रहें। और भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं पर जो निष्ठा व्यक्त करता है वो भाजपा उसका स्वागत करता है। उत्तराखंड में आपने भाजपा की बड़ी अच्छी संख्या खड़ी कर ली है, जैसा आप लोग बताते हैं सदस्यता को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना है, नेता प्रतिपक्ष का भी कहीं न कहीं विरोध होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आपको जगह नहीं मिला है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो चुनाव आने वाला है, 2017 में चुनाव है, 6 महीने बाद तैयारी शुरू कर देंगे आप लोग। कांग्रेस ने तो, मुख्यमंत्री ने तैयारी शुरू भी कर दी है। तो कांग्रेस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा का नेता प्रतिपक्ष और भाजपा को केंद्र में जगह न मिलना, ये जो तीनों माइनस पॉइंट हैं आपके, इसको मजबूत कैसे करेंगे? देखिए, माइनस पॉइंट कोई नहीं है। माइनस पॉइंट जिसको संजय जी आप बता रहे हैं, आप अग्रवाल के नाम को याद कीजिए, जो इस समय प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं और सलाहकार की हैसियत से उन्होंने कितनी बेहतर भूमिका अपनी निभाई है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां अगर रक्षा समिति के सभापति का जिक्र आता है तो उसमें जनरल खंडूरी का नाम आता है।
वहां आश्वासन समिति के सभापति का जाता है, उसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम आता है। वहां याचिका समिति के सभापति का नाम आता है तो उसमें भगत सिंह कोश्यारी जी का नाम आता है। ये तीनों व्यक्ति जो लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति रखते हैं वो वहां सभापति हैं। ये तीनों उत्तराखंड के हैं। चौथे जो हमारे सलाहकार हैं, रक्षा सलाहकार हैं, वो भी जो है उत्तराखंड के। आपको लगता नहीं ये केवल उत्तराखंड वासियों को लॉलीपॉप दिया जाता है? देखिए, इसको लॉलीपॉप नहीं कह सकते। देखिए, आज अगर वन रैंक वन पेंशन वाली बात है तो उस वन रैंक वन पेंशन में इन तीनों लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो आश्वासन वहां बने हैं लोकसभा के अंदर, उन आश्वासनों को माननीय निशंक जी उसको परिपूर्ति करने का काम कर रहे हैं। याचिका लगी है वन रैंक वन पेंशन की, उसको माननीय भगत ठीक उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। और रक्षा समिति के तब भी नहीं करा पा रहे हैं आप वन रैंक वन पेंशन? हो रहा ना उसमें, क्योंकि उसमें बजटरी प्रोविजन हो गए, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी है और इस टेक्निकलिटी के चलते हुए उसके निस्तारण का प्रयास हो रहा है। और इस बार के बजट सत्र में तो भाजपा ताकतवर अध्यक्ष देगी? निश्चित रूप से देगी। और ताकतवर अध्यक्ष क्या है तो कार्यकर्ता आधारित है। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने वाला अध्यक्ष हमेशा से आता रहा। प्रकाश पंत ने भी तैयारी कर रखी है अगर चांस मिलता है, संगठन अगर सोचता है, क्योंकि प्रकाश पंत में क्षमता है, पहले भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, मैंने कहा ना ये कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ताओं को जिस कार्य के लिए निर्देश पार्टी देती है, कार्यकर्ता जिसके साथ लगते हैं वो सहमति पार्टी देती है। क्योंकि अभी माहौल भाजपा की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने तो पूरी तैयारी कर ली है, पहले सरकार तो पिछले 6 महीने से तैयार थी, संगठन ने अब तैयारी भी कर दी है। तो आपको एक मुद्दा लगता नहीं कि एक मुद्दा मिला है को लेकर और ये शराब को लेकर, कि आप भी उस तैयारी में लग जाए? 1.5 साल बच गए। देखिए, हमारे 11,000 मतदान केंद्र हैं, प्रत्येक पोलिंग बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच रहा है। हमने अभी ऑनलाइन सदस्यों का वेरिफिकेशन कार्यक्रम तैयार किया है। इस वेरिफिकेशन कार्यक्रम में हम सकारात्मक राजनीति के साथ साथ राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं उनको भी सामान्य तौर पर रख रहे हैं। ये शराब चीज को कितने दिन तक और लेके चलेंगे आप? ये जो शराब का स्टिंग हुआ है, ये सारी चीजें सामने आई हैं। जैसे आपदा का मामला था, आप कुछ दिन तक लिए, खत्म किए, जांच आ गई। अब जांच से हमको लगता है कि भाजपा भी संतुष्ट हो गई, भाजपा शांत होकर बैठ गई कि भाई जांच सही है। जबकि जांच को आपको भी मालूम है, उत्तराखंड के बच्चा को मालूम है कि जांच की जो रिपोर्ट आई है वो कैसे आई है और क्या है हकीकत। तो हमको लगता नहीं कि, या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपदा भी, जैसे आपने आपदा को ठंडे कांग्रेस ने डाला, आप सहमत हो गए, ये शराब पे भी सहमत हो जाएगी भाजपा? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम किसी चीज से कोई सहमत नहीं हुए। 10 जुलाई 2014 को मैंने जब ये सारे प्रकरण पर पटाक्षेप करने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी तो मैंने इसकी जनहित याचिका माननीय न्यायालय में डाली, क्योंकि हमको लग रहा था कांग्रेस मानने वाली नहीं है और ये मजबूरी है कि सीबीआई जांच के लिए सरकार की संस्तुति आवश्यक चाहिए और यदि सरकार संस्तुति न दे तो कहीं से निर्देश चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार है, दबाव तो बना सकते हैं? सीधे नहीं कर सकते हैं, सीधे न्यायालय पर भी कोई दबाव नहीं बन सकता। वो जनहित याचिका के माध्यम से ही याचिका दायर करके हो सकता है और इसके लिए हमने माननीय न्यायालय की शरण ली और मुझे सकारात्मक उम्मीद है, क्योंकि अभी माननीय न्यायालय ने मेरी उस रिट याचिका को एडमिट कर लिया और अभी 2 दिन पहले ही उस पर बहस हुई थी और हमने जो अन्य एफिडेविट के साथ एनेक्सर दिए वो भी उसमें सम्मिलित कर दिए गए और इसके आधार पर माननीय न्यायालय निर्णय देगा। क्योंकि हमारी एक सूत्री मांग है कि या तो सीबीआई जांच की जाए या माननीय न्यायालय के निर्देशन पर एसआईटी का गठन हो, ताकि इस प्रकरण का एक एक चीज क्लियर करके आ जाए। दूसरा, अभी ताजा तरीन प्रकरण जो ये अभी आबकारी का आया है, इस प्रकरण को भी हम यूं ही छोड़ने नहीं देंगे। इस प्रकरण पर, क्योंकि ये केवल मात्र आबकारी के केवल मात्र लाइसेंस देने का विषय नहीं है या किसी को ठेका देने का विषय नहीं है, ये सीधे मुख्यमंत्री के कदाचार का विषय है। उनके माध्यम से जो आर्थिक अपराध किया जाना है उसका विषय इसके साथ इन्वॉल्व है, इसलिए इस पर पहले तो आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जो संबंधित व्यक्ति है और दूसरा, मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। अभी 25 तारीख को, कल के रोज, हम माननीय महामहिम राज्यपाल के पास इसी विषय को लेकर के जा रहे हैं और हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग है तत्काल प्रभाव से सरकार को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग है आबकारी का जो सीडी प्रकरण हुआ इसमें सीबीआई जांच की जाए ताकि इसके तथ्य खुल करके आए, क्योंकि इस सरकार
पर हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपदा पर जांच करवाई और जांच में जो चीफ सेक्रेटरी जिसको इन्होंने लालच दिया कि आपको मुख्य सूचना आयुक्त तो बनाएंगे, और उस चीफ सेक्रेटरी से जांच कराई, और जो चीफ सेक्रेटरी अपने चैम्बर से उठ करके नहीं गया, उस वक्त नहीं समझी कि रुद्रप्रयाग जाकर के जांच करें। उसने ये जरूरत नहीं समझी कि जिस स्कूटर में 30 लीटर डीजल डाल करके इन्होंने पर्चियां लगाई हैं, उस स्कूटर के मालिक को एक तलब तो कर लें, आखिर वो कौन है उससे पूछ तो लें, सफाई तो दे। लेकिन उन्होंने दिया स्कूटर की जगह जीप थी। नहीं, अब वो तो कुछ भी करेंगे, वो तो लालू यादव ने भी किया, वो तो लालू यादव ने भी किया। लालू यादव ने चारा खाया, इन्होंने जो है आपदा प्रभावितों का धनराशि खाई। उनका गेहूं चावल जो आया था पूरे देश की जनता ने दिया था, वो सड़ गया, उसको नदियों में बहा दिया। वो सारी चीजें खुलेंगी, और इसलिए ये आवश्यक है कि ये जो जांच सरकार करा रही है, इस जांच से हमें कोई इससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। इन्होंने दूसरी तरफ अभी इशारा किया है कि हम डीजी पुलिस से, डीजीपी से जांच कराएंगे। वो डीजीपी जो अनेकों मामलों में इन्वॉल्व है, जिसके मामले सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जिसने उत्तराखंड का केक बना करके गिफ्ट किया था, जिसको काटा जाएगा बीच से, कई तरह के ऐसे विषय मामला है और कई तरह के विषय नहीं, उसको बोला है हमने। जो यहाँ जंगल काटा, उन्होंने जंगल काट करके जो जमीन के प्रकरण है, जिस पर अपराध मामले भी दर्ज हैं, जांच चल रही है, क्योंकि वो तो न्यायाधीन है, न्यायालय निर्णय देगा, उसके बाद हम उस विषय को प्रमुखता से उठाएंगे। दूसरा, उन डीजीपी से अगर ये जांच कराई जाएगी तो कहां से क्या परिणाम निकलेगा, और मुख्यमंत्री जो स्वयं इन्वॉल्व है वो तो सर्वोच्च शिखर पर, उनकी जांच करेगा कौन, मुख्यमंत्री की। इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि पहले वो मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दें, और उसके पश्चात वो जिससे जांच चाहते हैं जांच करें। आबकारी पे क्या कार्य की कोई रूपरेखा तैयार किया भाजपा ने? आप महासचिव हैं, बैठक हुई होगी कि भाई आबकारी तो बड़ा मुद्दा मिल गया है, इसको तो लेके चलना है, क्योंकि केंद्र भी इसमें चाहता है, तो कोई रूपरेखा तैयार हुई है? देखिए, ये केवल आबकारी का ही इश्यू नहीं है। आबकारी का इश्यू तो अपनी जगह पर है ही, कि वो FL2 का जो इन्होंने नीति बदली है 22 अप्रैल 2015 को, उस नीति के तहत ये विषय तो अपनी जगह पर निर्धारित है, लेकिन उससे भी मिला हुआ बड़ा प्रकरण ये जो भ्रष्टाचार है, जिसमें ये पैसे का लेन देन कर रहे हैं, इन दोनों इश्यू को नहीं छोड़ा जाएगा। और चूंकि FL2 के उस आदेश को क्वेश करने के लिए माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, माननीय न्यायालय क्या निर्णय देता है, उसके बाद हम अग्रिम एक्शन अपना तय करेंगे। अगर हमको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम उसमें भी जाएंगे। राज्यपाल से कल मिलना है आपको, मतलब राज्यपाल से आपको मिलना भी है, राज्यपाल के पास आप बात भी रखेंगे। आपको लगता है कि जब मुख्यमंत्री भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो राज्यपाल कुछ निर्णय कर पाएंगे? देखिए, राज्यपाल जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें महामहिम राज्यपाल संवैधानिक अधिकार के तहत इस राज्य के मालिक हैं, और हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी बात जो संविधान के दायरे में हो, या संविधान की किसी धारा का विच्छेदन हो रहा हो, किसी धारा को नुकसान हो रहा हो, या राज्य संविधान के आधार पर नहीं संचालित हो रहा हो, इन विषयों पर अगर हम अपनी बात कहने जाएंगे तो वो महामहिम राज्यपाल के ही पास जाएंगे। अभी एक आपने बात की कि केस दर्ज होना चाहिए, FIR होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस दिन CD प्रकट होता है, हरीश राव सफाई देते हैं कि ये कुछ नहीं हुआ, केंद्र में इनका कांग्रेस का प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता नहीं FIR हो गया है, तो आपको लगता नहीं कि उत्तराखंड वालों को भ्रमित किया जा रहा है? देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है कि सब कुछ गलत है। जिस दिन पहली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका पहला, जब आनंद फानन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और जो कुछ वो कह रहे थे, उनकी भाव भंगिमा ये बता रही थी कि ये अंदर सारा कुछ गड़बड़ हो गया, खुल गया, और उस खुलने में जो कुछ भी वो मनोविज्ञान के आधार पर जो बोल रहे थे, वो सब उसके बाद था। फिर अब जब उनके मुंह से निकल गई बात, तो आपको याद होगी, फोरेंसिक शब्द भी ठीक तरीके से नहीं बोल पा रहे थे। जब पीछे से कान में कहा तो फोरेंसिक, जबकि एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो सब मनोवैज्ञानिक असर था, क्योंकि वो चारों तरफ से फंस चुके थे। इसका मतलब पूरी तरह से मुख्यमंत्री की जानकारी के हिसाब से इन्वॉल्वमेंट है, ये साफ ये सारा घटनाक्रम बता रहा है। केंद्र की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कहा कि जांच FIR भी हो गया है, हटा भी दिया गया है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं किया गया। तो मेरा आपसे ये कि केंद्र का जो संगठन है, क्या संगठन किसी प्रशासनिक अधिकारी को केंद्र ने कोई निर्णय नहीं लिया। केंद्र के कांग्रेस के संगठन में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने
इस घटनाक्रम पर पटाक्षेप करने के उद्देश्य से वहां झूठ बोला और झूठ इस तरह से बोला कि पूरे देश की जनता को गुमराह किया। और उन्होंने कहा कि इस पर सीआरपीसी और आईपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। आप शब्दों को गौर कीजिए, उन्होंने कहा कि मामला दर्ज हो चुका है, अगर पुरानी क्लिपिंग निकालेंगे तो आप दिख जाएगा। दूसरी विषय उन्होंने कहा कि उस संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि 3 घंटे के अंदर अंदर आखिर कैसे कार्मिक विभाग से सहमति ले ली गई, किस तरह से निलंबित किया गया। हाँ, पदच्युत तो कर सकता है, आप उसको जो है संबद्ध कर सकते हैं, आपके अधिकार छीन सकते हैं, लेकिन निलंबित करने के लिए आपको एक थ्रो प्रॉपर चैनल जाना होगा। आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए आपको लिखित एफआईआर तो देनी पड़ेगी ना। अब वो एफआईआर कहाँ लिखी जाएगी? वो डीजीपी के ऑफिस में नहीं लिखी जाएगी, वो थाने में ही लिखी जाएगी। जो संबंधित थाना है उस थाने में उन्होंने एफआईआर